नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 101 कि गण और गणीय शब्द युग्म का अर्थ होगा। ए समूह और गणना के योग होगा, बी गणना के योग और समूह होगा, सी समूह और दल, या डी दल और समूह होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्षर विकल्प को लॉक किया जाए। गण माने होता समूह और गणे माने होता गणना के योग। तो समूह और गणना के योग, विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 102 है कि असंगत विकल्प कौन सा है। इनमें देखिए एक विकल्प असंगत है। यह कह रहे हैं कि ग्रंथि का अर्थ गांठ होता है, यह संगत है। बी ग्रंथ का अर्थ लेखक होता है, यह संगत है। सी ग्रंथि गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले को ग्रंथि कहते हैं, यह संगत है। या डी गिरा का अर्थ वाणी होता है, यह संगत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्षर विकल्प बी को लॉक किया जाए। ग्रंथ का अर्थ होता है पुस्तक, लेखक नहीं होता है, बल्कि ग्रंथ से लेखक का संबंध होता है। तो यही असंगत था, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 103 है कि कटक और कंटक का अर्थ होगा। ये कह रहे हैं कि सेना और कांटा होगा, बी कह रहे हैं कांटा और सेना होगा, सी कह रहे हैं सोना और सैनिक होगा, या डी सैनिक और सोना होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों ने इसका भी बहुत सटीक जवाब दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। कटक माने होता है सेना और कंटक माने होता है कांटा। तो सेना और कांटा इज राइट आंसर और विकल्प ए को बिल्कुल आप लोग लॉक कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 104 है कि कोर और कौर शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि किनारा और ग्रास होगा, बी कह रहे ग्रास और किनारा होगा, सी कह रहे किनारे और किनारे होंगे, और डी है कि तरह और अनेक होंगे। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल इसका जवाब भी सही भेजा है कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। कोर माने होता है किनारा और कौर माने होता है ग्रास, ये ध्यान में रखिएगा और विकल्प ए को आप लोग बिल्कुल लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 105 है कि घोष और घोष शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि गर्जन और बस्ती होगा, बी कह रहे हैं कि बस्ती और गर्जन होगा, सी कह रहे हैं कि घोंसला और पक्षी होगा, और डी शोर और घोंसला होगा। तो अब आपको जवाब देना है 105 का कि इनमें कौन सा विकल्प सही है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर घोष माने होता है गर्जन और घोष बस्ती को कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, गंगा यह घोष है ना, गंगा के किनारे गंगा के समीप घोषों की बस्ती है। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा कि घोष माने बस्ती होता है और इसी घोष से घोषी भी बना है एक शब्द, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा और विकल्प ए को आप बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 106 है कि चपत और चंपत शब्द युग्म का अर्थ है। चपत और चंपत शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा, आपको जवाब देना है। ये थप्पड़ और गायब होगा, बी थप्पड़ और बिजली, सी गायब और थप्पड़, डी चंचल और गायब। तो आपका जवाब फौरन आया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। चपत माने होता है थप्पड़, किसी को चपत दो माने एक थप्पड़ दो, और चंपत माने गायब हो गया, कोई सामान लेकर कोई वस्तु लेकर कहते हैं चंपत हो गया, तो चंपत माने गायब हो गया, इधर में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 107 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं कोई शब्द है और सूची 2 में उसका अर्थ है। नीचे कूट दिया है, तो कूट के आधार पर आपको उसका उत्तर भी देना होगा। ये में आप देख रहे हैं कि चीर के सामने जानवर है, चरी सामने चारा है, चार सामने संख्या है और चारू सामने सुंदर है। तो इसका जवाब आपको देना है। बल्कि ये जो आप देख रहे हैं कि चीर, तो इसको चीर ना करके बल्कि आप चरी कर लीजिए, चरी, है ना। ये चीर नहीं है बल्कि चरी है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर चीर होगा तो चीर का अर्थ होता है वस्त्र, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, चरी सामने जानवर, चरी सामने चारा, चार सामने संख्या और चारू सामने सुंदर है। तो बिल्कुल आपका जवाब अति सुंदर है, सर विकल्प को लॉक किया जाए। इसमें कुछ करना ही नहीं था, है ना। 1 2 3 4 इज राइट आंसर, है ना। देखिए चरी माने होता है जानवर, चरी माने होता है चारा, चार माने एक संख्या होता है और चारू माने सुंदर होता है। विकल्प ये
1 2 3 4 इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब बेसुन तैयारी, तो इसको चरी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 108 है कि सही विकल्प कौन सा है। अब आपको जवाब देना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। ये कह रहे कि चित्त, चित्त का मतलब होता है पीठ के बल। बी है चित्त, चित्त माने मन। सी है चित्त माने ज्ञान और चेतना। डी है उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, चित्त माने होता है पीठ के बल, चित्त माने मन होता है, चित्त माने ज्ञान या चेतना होता है, और डी उपयुक्त सभी, यानी कि सभी के सभी सही हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 109 है कि चिर और चीर शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे कि हमेशा और प्राचीन। बी कह रहे कि हमेशा और वस्त्र। सी कह रहे वस्त्र और हमेशा। या डी है कि वस्त्र और कपड़ा। तो आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 109 का। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया कि चिर माने होता है हमेशा और चीर माने होता है वस्त्र। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और इसी चिर का आपने अर्थ देख लिया, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। अगर चरी होता तो चरी का अर्थ जानवर होता। तो चिर माने हमेशा और चीर माने वस्त्र। विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 110 है कि छगड़ी और छकड़ी शब्द का अर्थ है ना। ये कह रहे हैं कि बैलगाड़ी और बकरी है। बी कह रहे हैं कि बकरी और भेड़ है। सी कह रहे हैं बकरी और बैलगाड़ी है। डी भेड़ और बकरी है। तो आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 110 का। और आपका जवाब भी आ गया कि छगड़ी, छगड़ी माने होता है बकरी और शकड़ी माने होता है बैलगाड़ी, है ना। शकड़ी बैलगाड़ी को कहते हैं। तो बकरी और बैलगाड़ी विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 111 है कि छात्र और छात्र शब्द युग्म का अर्थ है। अब आपको जवाब देना है। ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी और छत्री संबंधी। बी कह रहे हैं कि छत्री संबंधी और विद्यार्थी। सी कह रहे हैं छात्र और कवि। और डी छात्र और छत्र है। तो इसके हिसाब से आपका जो जवाब बिल्कुल आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। देखिए, छात्र माने होता है विद्यार्थी और छात्र छत्री से संबंधित जो होता है उसे कहते हैं छात्र, है ना। और आप कहते हैं छात्र धर्म, है ना। तो छत्री से संबंधित जो धर्म होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि छात्र माने होता है छत्री से संबंधित और ये छात्र, है ना, विद्यार्थी। विकल्प ये इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 112 है कि जगत और जगत में थोड़ा सा हलंत लगा हुआ है, शब्द का अर्थ होगा। ये कह रहे हैं कि संसार और कुएं का चबूतरा। बी कह रहे हैं कि कुएं का चबूतरा और संसार। सी पृथ्वी और आकाश। डी आकाश और पृथ्वी। तो आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जगत कहते हैं कुएं की जो चबूतरा होता है उसको कहते हैं जगत। जगत पे लोग बैठे हैं, जगत पे लोग टहल रहे हैं। और जगत हलंत जो लगा है संसार होता है। तो विकल्प बी कुएं का चबूतरा और संसार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 113 है कि जघन और जघन्य शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि जंघा और बहुत बुरा। बी है कि बहुत बुरा और जंघा। सी है कच्चा अपराध। डी है सघन और अपराध। तो इसके हिसाब से आपका जवाब आना चाहिए। और आपका जवाब भी आ गया कि सर जघन माने होता है जंघा और जघन्य माने बुरा, बहुत बुरा, है ना। कहते हैं जघन्य अपराध माने बहुत बुरा अपराध हो गया। ये ध्यान में रखिएगा, जघन्य कृत्य, है ना, बहुत बुरा कृत्य। तो जघन माने जंघा और जघन्य माने बुरा। जघन जंघा और जघन्य बुरा, बहुत बुरा। ठीक है, चलिए विकल्प को लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 114 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि शब्द है और सूची 2 में उसका अर्थ है। नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, तो इसी कूट की सहायता से आपको इसका जवाब देना है। ये में जर वृद्धावस्था, जरा जरा और विनाश, जर थोड़ा, जरा दौलत और सोना। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे जर, है ना। जर माने क्या होता है, जरा या विनाश। जर माने जरा और विनाश। और दूसरा शब्द देख रहे हैं कि जरा, जरा माने वृद्धावस्था को जरा कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए जर, है ना, कहते जर और जमीन जो है ना बिल्कुल झगड़े की जड़ होती है। तो जर माने धन दौलत और जरा सा माने थोड़ा सा, थोड़ा, ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि 2 1 4 3, है ना, 2 1 4 3 21 43। तो 2 1 4 3 विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था तो बिल्कुल सही जवाब, बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 115 की जठर और जरठ शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि बूढ़ा और पेट। बी कह रहे हैं कि पेट और बूढ़ा। सी कह रहे हैं बड़ा बूढ़ा। डी कह रहे हैं कि बूढ़ा और बड़ा। तो जठर, है ना, जठर की अग्नि भी लगती है एक,
तो बिल्कुल पेट हो गया, और जरठ माने बूढ़ होता है। पेट और बूढ़ा, है ना। जठर अग्नि, जठर से अग्नि बना है, जठराग्नि, जठरानल, है ना, पेट की अग्नि। और जरठ माने भूखा। ध्यान में रखिएगा, विकल्प बी को आप हमेशा के लिए बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 116 है कि जुआ और जुआ शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि युवा और तरुण, बी कह रहे हैं कि युवा और बैलों के कंधे की लकड़ी, बी कह रहे हैं कि द्रुत कीड़ा और बैलों के कंधे की लकड़ी, डी है तरुण बैल को क्या कहते हैं, तरुण एक होता है, दूसरा बैल होता है। तो प्रश्न संख्या 116 के अनुसार आपका सही जवाब आ गया कि जो जुआ जुआ होता है ना, इसे कहते हैं युवा, और ये जुआ होता है, कहते हैं कि कृषि मानसून का जुआ है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, जुआ, जुआठा जिसे देहाती भाषा में कहते हैं, बैल के कंधे की जो लकड़ी होती है उसी को जुआठा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जुआ का एक अर्थ दुर्त कीड़ा भी होता है, जुआ खेलना, मानसून को, है ना, कृषि का जुआ कहा गया है, क्योंकि मानसून अच्छा आएगा तो कृषि अच्छी होगी, ये ध्यान में रखिएगा, और मानसून अच्छा नहीं होगा तो कृषि अच्छी नहीं होगी। तो जुआ का दो है। तो यहाँ पे देखा आपने युवा, जुबा, जुबा माने युवा और जुआ माने बैलों के कंधे की लकड़ी, और इसी को द्रुत कीड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 है कि जोंक और झोंक शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि एक तरफ झुकाव और पानी का एक कीड़ा, बी कह रहे हैं कि पानी का एक कीड़ा और पानी का एक कीड़ा और एक तरफ झुकाव और पानी और झोंका। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि पानी का एक कीड़ा जो होता है उसे कहते हैं जोंक, जो चिपक लेता है, और झोंक है, झोंक माने एक तरफ झुकाव, है ना। बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118 है कि डांट और डांट शब्द का अर्थ होगा। ये कह रहे कि फटकार और टेक, टेक और फटकार, सी दांत और फटकार, डी है फटकार और दांत। तो आप सबका जवाब आ गया कि डांट माने होता है टेक, और डांट ये होता है फटकार। तो टेक और फटकार इज राइट आंसर। विकल्प बी को आप लोग बिल्कुल हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 119 है कि तम और तमा, है ना, कि तम और तमा शब्द का अर्थ क्या होगा। ये कह रहे हैं कि अंधकार और रात्रि होगा, बी कह रहे हैं कि रात्रि और अंधकार होगा, सी कह रहे हैं गुस्सा और आग होगा, डी कह रहे हैं कि तुम और सब होगा। तो इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो तम माने होता है अंधकार और तम माने होता है रात्रि। विकल्प ये अंधकार और रात्रि इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 120 है कि तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये कह रहे हैं कि नाव और स्त्री, बी कह रहे हैं कि स्त्री और नाव, सी कह रहे हैं कि सूर्य और नाव, डी कह रहे हैं स्त्री और युवती। तो प्रश्न संख्या 120 का जवाब भी आ गया कि देखिए तरणी माने होता है सूर्य और तरणी माने होता है नाव। ये ध्यान में आप रखिएगा, सूर्य और नाव इज राइट आंसर, है ना। तो तरणी माने सूर्य और तरणी माने नाव। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 121 है कि सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में कुछ शब्द है, सूची 2 में उसके अर्थ हैं, और नीचे कूट दिया है, तो इस कूट के आधार पर उसका जवाब भी आपको देना है। ये में देख रहे हैं कि तरुणी माने सामने मुक्ति है, तरणी सामने नाव है, तरणी सामने सूर्य है, और त्राण सामने युवती है। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आपको सही मिलाना होगा। बात करें यहाँ पे देख रहे हैं कि तरुणी, तरु और तरुण होता है शब्द, तो तरुण से युवक होता है और तरुणी से युवकी हो गई, युवती, है ना। तो एक का 4 हो गया। तरणी, तरणी माने होता है, यहाँ पे देखेंगे सूर्य, तरणी माने होता है नाव, त्राण माने होता है मुक्ति। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 4 3 2 1, है ना। 4 3 2 1 यानी कि विकल्प सी इज राइट आंसर। तरुणी युवती को कहते हैं, तरणी सूर्य को कहते हैं, तरणी नाव को कहते हैं, और त्राण मुक्ति को कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, और इस तरह से एकाध प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 122 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कुछ शब्द है, सूची 2 में उसी का अर्थ है। नीचे आपको कोड दिखाई दे रहा है ना। ये में देख रहे हैं कि तनु सामने पुत्र, तनु सामने पतला, तरी ठंडक और तरी नाव है। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आप लोग जान रहे हैं ना कि जो तनु होता है ना, कहते हैं तनु, तनु से तन्वागी होता है। तनु माने होता है पतला, दूसरा तनु माने पुत्र होता है। तरी किसी को करते हैं तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, तरी माने नाव,
और तरी माने ठंडक, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो 2 1 और 4 3, है ना, 2 1 4 3, तो 2 1 इसके हिसाब से अगर आप मिलाएंगे 2 1 का 2, तो 1 का 2, और बी का आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा तनु का पुत्र बी का 1 होना चाहिए, है ना, 2 का 1 बी का 1, और सी का यहाँ पे देखेंगे तो 4 होना चाहिए और डी का 3 होना चाहिए, यानी कि इसके हिसाब से विकल्प डी होना चाहिए था, लेकिन विकल्प में सही नहीं था, त्रुटि हो गई थी, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और विकल्प को बहुत भी ज़्यादा आपको नहीं देखना, अभी आपकी तैयारी चल रही है, तो इसके हिसाब से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है ना। तनु माने पतला, तनु माने पुत्र होता है, तरी तरी माने नाव और तरी माने ठंडक, बिल्कुल 2 1 4 3, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 123 है कि तप्त और तृप्त शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि गर्म और ठंडा होगा, बी कह रहे हैं गर्म और संतुष्ट होगा, सी कह रहे हैं संतुष्ट और गर्म होगा, डी कह रहे हैं कि ठंडा और गर्म होगा। तो 123 का जवाब भी आप सबका आ गया कि तप्त माने होता है गर्म और तृप्त माने होता है संतुष्ट। विकल्प बी गर्म और संतुष्ट इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 124 है कि थका और थक्का शब्द युग्म का क्या अर्थ है। ये कह रहे हैं कि क्लांत, शिथिल और कतरा और लोदा होगा, बी कह रहे कतरा लोदा होगा, सी कह रहे क्लांत और शिथिल होगा, डी कह रहे कि लोदा और कतरा होगा। तो देखिए बात करें तो बिल्कुल थका माने होता है क्लांत और शिथिल दोनों थका का अर्थ होता है। थक्का माने कतरा और लोदा होता है, विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न 125 है, निम्न को सही क्रम में मिलान करें, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आपको शब्द देख रहे हैं, सूची 2 में उसके अर्थ हैं, और नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, तो उसी कूट के आधार पर आपको जवाब भी देना होगा। ये में देख रहे हैं कि दंश सामने छह और नाश है, दंश सामने दांत है, दसन सामने डंक है और दसन सामने चुभन है। तो इसके हिसाब से जब आप इस प्रश्न को मिलाएंगे तो देखेंगे कि दंश, ये है देखिए, दंश माने होता है ना, किसी को दंश मार देता है डंक, ठीक है ना। दंश माने पीड़ा यानी कि चुभन होता है। दसन यहाँ पे देख रहे हैं, दसन माने दांत और दसन माने क्षय नाश होता है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, है ना। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी कि विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 126 है कि असंगत विकल्प कौन सा है। आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। ये कह रहे हैं कि द्वीप का अर्थ होता है बाघ, चीता, हाथी। द्वीप माने हाथी, द्वीप माने टापू और द्वार माने दरबार। तो कौन सा इसमें असंगत है, उसी का जवाब आप सबको देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि द्वार का अर्थ दरबार नहीं होता है, बल्कि द्वार का अर्थ होता है दरवाज़ा, यही असंगत था, है ना। बाकी द्वीप बाघ, हाथी, चीता को कहते हैं, द्वीप हाथी को कहते हैं और द्वीप टापू को कहते हैं। तो बिल्कुल सब सही है, लेकिन डी यही है ना असंगत था। अब प्रश्न संख्या 127 है कि दारा शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि दारू, बी कह रहे हैं कि स्त्री, सी कह रहे हैं देवता, डी कह रहे हैं कि भाग। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि दारा का जो अर्थ होता है विकल्प बी स्त्री इज राइट आंसर, है ना। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 128 है कि प्रेय और ध्येय शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे कि धारण करने योग्य और उद्देश्य है, बी कह रहे कि उद्देश्य और धारण करने योग्य है, सी कह रहे कि उद्देश्य और कारण है, डी कह रहे कारण और उद्देश्य है। तो प्रश्न संख्या 128 का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। यहाँ पे ध्येय कर लीजिएगा, ध्येय और ध्येय, ये देखिए ये ध्येय है और ये ध्येय है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो बिल्कुल ध्येय माने होता है धारण करना, ये ध्येय है, और ध्येय माने होता है कि बिल्कुल उद्देश्य। तो धारण करना और उद्देश्य इज राइट आंसर, विकल्प को आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 129 है कि धरा और धारा शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि तैयार और पूरा, बी प्रवाह और पृथ्वी, सी पृथ्वी और धरती, डी पृथ्वी और प्रवाह। तो 129 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। धरा माने होता है पृथ्वी और धारा माने प्रवाह, है ना। तो पृथ्वी और प्रवाह यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 130 है कि निम्न में असंगत विकल्प का चयन करें। तो इनमें कौन सा विकल्प असंगत है उसी का जवाब आप सबको देना है। ये में धन का अर्थ संपत्ति, बी धान का अर्थ चावल, धान्य का अनाज, धेनु का बाढ़। तो कौन असंगत है? और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लाग किया जाए। धेनु की बात करते हैं ना, तो धेनु का अर्थ यहाँ पर धनुष नहीं बल्कि गाय होता है, ये संगत था। तो धेनु का अर्थ धनुष नहीं बल्कि गाय होगा, इधर में रखिएगा। धन संपत्ति, धान चावल और धान्य अनाज होता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 31 है कि नंदी और नांदी, ध्यान दीजिएगा, नंदी और नांदी शब्द का अर्थ है। ये कह रहे कि शिव का वाहन और मंगलाचरण हो। बी कह रहे कि मंगलाचरण और शिव का वाहन है। सी शिव वाहन और बैल है। डी कह रहे हैं कि बैल और शिव वाहन है। तो इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो नंदी माने होता है शिव का वाहन, और नांदी जो होता है मंगलाचरण होता है ना। जब कोई लेखक रचनाकार अपना रचना करता है तो उसके पहले वो मंगलाचरण करता है, उसी को नांदी कहते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 132 है कि निम्न में संगत युग्म कौन सा है। ये कह रहे कि नहर, नहर का अर्थ होता है जलवाहिनी। बी कह रहे नाहर, नाहर का अर्थ होता है सिंह। सी है नागर, शहरवासी, या डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही है कि नहर जलवाहिनी, नाहर सिंह, नागर शहरवासी, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। तो सरकारी जवाब है, इसको बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 133 है कि निशाचर शब्द का अर्थ नहीं है। ये कह रहे कि राक्षस, बी चंद्रमा, सी चोर, डी उल्लू। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, फिर विकल्प बी को लाग किया जाए, है ना। निशाचर का अर्थ चंद्रमा नहीं है। निशा माने रात में जो चरे, राक्षस, चोर और उल्लू, ये तीनों निशाचर हैं। ये चंद्रमा की बात करते तो निशाकर है। निशा माने रात को जो करता है उसे निशाकर कहते हैं। तो चंद्रमा निशाकर है, रजनीकर है, रात्रिकर है, विभाकर है। यानी कि रजनी, रात्र, विभा, है ना, इसको करने वाला जो होता है वो चंद्रमा होता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 134 है निर्बाध शब्द का अर्थ है। ये जो नहीं दिया है नहीं काट दीजिए, है ना। निर्बाध शब्द का अर्थ है। अब इनमें से कौन सा निर्बाध शब्द का अर्थ है? ये निंदा, विभ्रांति, सी अपवाद, डी उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लाग किया जाए, है ना। निर्बाध का अर्थ होता है निंदा, भ्रांति, है ना, अफवाह, इसका अर्थ अपवाद होता है, अवज्ञा भी होता है, लापरवाही भी होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, और विकल्प डी एक सरकारी जवाब को लाग कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 135 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि शब्द है, सूची 2 में उसका अर्थ है। नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, तो उस कूट के आधार पर आपको जवाब भी देना है। ये में देख रहे हैं निगम सामने निकास, निर्गम सामने वेद या संगठन। सी में है निशा मृग, गीदड़ और निशा मुख, गीदड़ और निशा मृग गोधूली को कहते हैं। तो इसके हिसाब से जब आप लगाएंगे तो बिल्कुल देखिए, निगम माने होता है ना कोई वेद या संगठन, निगम कहते हैं। निर्गम का मतलब होता है निकास, एकदम बिल्कुल बी का एक हो गया। निशा मुख बिल्कुल गोधूली को, और निशा मृग, रात का मृग गीदड़ होता है ना। तो 2, 1, 4, 3 इज राइट आंसर, है ना। 2, 1, 4, 3 विकल्प डी सही होगा, है ना। बिल्कुल आपको ऐसे ही बैठाना है कि निगम माने संगठन, निर्गम माने निकास, निशा मुख गोधूली को कहते हैं और निशा मृग गीदड़ को कहते हैं। निशा माने रात का मृग कौन है? गीदड़, श्यार है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 36 है कि निर्जन और निर्जर शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि एकांत और देवता होगा, यानी कि जो बूढ़ा ना हो। बी कह रहे हैं कि बूढ़ा और एकांत। सी कह रहे हैं बूढ़ा और देवता। ठीक कह रहे हैं कि देवता और जो कभी बूढ़ा ना हो। तो इसके हिसाब से आपका जवाब बिल्कुल बड़ा बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प को लाग किया जाए। निर्जन माने होता है एकांत, और निर्जर माने होता है कि जो कभी निर्जर, बूढ़ा ना हो, है ना। और देवता को भी निर्जर कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, और विकल्प को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 137 है कि 10 लाख किस शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि व्युत का, बी कह रहे हैं नियत का, सी कह रहे हैं कि न्यूति का, डी है न्यूत। तो अब आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए। विकल्प डी न्यूत, न्यूत को 10 लाख कहते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। 10 लाख न्यूत को कहते हैं। विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 138 है कि निश्चल और निश्चल शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि कपट,
और चलने वाला। बी कह रहे हैं कि बिना कपट के जो दूसरा अर्थ है चल सके, बिना कपट के जो चल ना सके, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब भी अब धीरे धीरे आ गया कि बिल्कुल विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। बिना कपट के और जो चल ना सके, निश्चल है, निस माने नहीं जो चल सके, निश्चल माने नहीं है छल इसमें, यानी बिना कपट के और जो चल ना सके, विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 139 है कि निम्न में कौन सा सही युग्म है। अब आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सही युग्म है। ये कह रहे कि नवल माने नया, नाग माने सांप, नेग माने दस्तूर और डी उपयुक्त सभी। तो 39 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी सरकारी जवाब, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। नवल माने नया होता, नाग माने सांप होता, नेग माने दस्तूर होता, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 140 है कि पथ और पथ्य शब्द युग्म का सही अर्थ है ना। तो पथ माने होता है रास्ता और पथ्य माने रोगी का भोजन। बी है कि भोजन और रास्ता, सी है रास्ता और पथ, डी है कि भोजन और खाद्य पदार्थ। तो 140 के हिसाब से आपका जवाब आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। पथ माने रास्ता और पथ्य माने रोगी का भोजन, विकल्प ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 141 है कि पावस और पायस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। ये कह रहे कि वर्षा और खीर होगा, बी खीर और वर्षा, सी कह रहे वर्षा और ऋतु होगा, डी अमृत और जल होगा। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया, पावस माने वर्षा और पायस माने होता है खीर। तो विकल्प ये वर्षा और खीर इज राइट आंसर। ए को आप लोग बिल्कुल छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 142 है कि पर और परा शब्द का अर्थ है। ये कह रहे कि अन्य और दूसरा पर्वत होगा, बी कह रहे कि अन्य और दूसरा, सी कह रहे कि ब्रह्म विद्या और दूसरा, सी कह रहे दूसरा और ब्रह्म विद्या। तो आपका जवाब भी आ गया कि पर माने दूसरा होता है और पर माने होता है ब्रह्म विद्या, विकल्प डी इज राइट आंसर। पर माने दूसरा, परा माने ब्रह्म विद्या। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 143 है कि परीक्षा और परीक्षा शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे कि इम्तिहान और जांच, बी कह रहे कि परीक्षा और सूखा, सी कह रहे कि इम्तिहान कीचड़ और गीली मिट्टी, डी कह रहे कि कीचड़ और गीली मिट्टी। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो विकल्प सी आपका सही होगा। परीक्षा माने होता है इम्तिहान और परीक्षा माने होता है कीचड़ या गीली मिट्टी। ये ध्यान में रखिएगा और विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 144 है कि परम और परमा शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे कि बड़ा और लघु होगा, बड़ा सुंदरता होगा, हवा सुंदरता होगा, बड़ा और विशाल होगा। तो आपका जवाब आ गया परम, है ना। तो इसके हिसाब से जब आप जवाब देंगे तो परम माने होता है बड़ा और परमा माने होता है सुंदरता। तो बड़ा और सुंदरता, विकल्प बी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 145 है कि परिमाण और परिणाम शब्द का क्या अर्थ है। ये कह रहे हैं कि नतीजा और मात्रा, बी कह रहे हैं कि मात्रा और तौल, सी कह रहे हैं मात्रा और तौल और नतीजा, और सी है नतीजा और फल। तो 45 के हिसाब से आपका जवाब आ गया कि मात्रा, तौल और नतीजा इज राइट आंसर। विकल्प सी को बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 146 है कि परुष और पुरुष शब्द का सही अर्थ है। ये कह रहे हैं कि कठोर और कोमल, बी कह रहे हैं कि कोमल और कठोर, सी है आदमी और कठोर, डी है कठोर और आदमी। तो 46 का जवाब भी बड़े तेजी के साथ आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। कठोर और आदमी इज राइट आंसर, है ना। परुष माने होता है कठोर और पुरुष माने होता है आदमी। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 147 है कि निम्न में से एक सही विकल्प नहीं है। अब कौन सा विकल्प सही नहीं है उसी का जवाब आप सबको देना है। ये कह रहे हैं कि पशु का अर्थ जानवर होता है, ऐसा ही नहीं है। पासु का अर्थ रेत होता है, ऐसा ही नहीं है। सी कह रहे हैं कि प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, ये सही नहीं है। बी है कि परासाद का अर्थ दुख होता है, ये सही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 47 का जवाब भी आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। प्रसाद की बात करते हैं तो इसका अर्थ दुख नहीं होता है, बल्कि प्रसाद का अर्थ होता है महल, ये ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 148 है कि प्रेषित और प्रेक्षित शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि भेजा गया और भेजी गई, बी है भेजी गई और भेजा गया, सी है कि भेजा गया देखा हुआ, और डी है देखा हुआ या भेजा गया। तो आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। प्रेषित माने होता है भेजा गया और प्रेक्षित माने देखा हुआ, विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है,
चलिए, प्रश्न संख्या 149 है कि प्रथा और प्रथा में अंतर। प्रथा और प्रथा में अंतर। ये कह रहे कि कुंती और रीति होगा, बी कह रीति और कुंती होगा, सी है कुंती और किसड़ा होगा, डी कंस और कुंती होगा। तो प्रश्न संख्या 149 का जवाब भी आप सबका बड़े बेहतरीन तरीके से आगे अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। प्रथा माने कुंती और प्रथा माने रीति, विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 150 है कि प्रण और प्रण शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये कह रहे हैं कि पत्ता और प्रतिज्ञा होगा, बी प्रतिज्ञा और पत्ता होगा, सी पत्ता और पत्ता होगा, डी प्राण और प्रतिज्ञा होगा। तो जवाब आप सबको देना प्रश्न संख्या 125 का, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प को लॉक किया जाए। प्रण माने पत्ता होता है और प्रण माने प्रतिज्ञा होता है, यानी कि विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।